नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल #K1 एडू हब में। और आज हम लोग हिंदी साहित्य को कवर करेंगे और ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी साहित्य बहुत ही लंबा ये पार्ट है, बहुत सारे साहित्यकार हैं इसमें। कहानी और उपन्यास हम लोग कोशिश करेंगे आज कवर कर ले, और नाटक वाला जो पार्ट है वो किसी और दिन अपलोड किया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे बुक्स के नाम लिखे हुए हैं और राइट हैंड साइड में उसके रचनाकार हैं। सबसे पहली पुस्तक है गल्पमाला, रामलीला, सजला और गल्पिका। इन चारों पुस्तकों को लिखा है राधा कृष्ण ने, ठीक है। इन चारों पुस्तकों को लिखने वाले कौन है? राधा कृष्ण। अब ये याद कैसे रहेगा, इसको याद कैसे रखना है? तो एक चीज़ आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं, माला है, गल्पमाला। और हमारे घरों में हम बुजुर्ग लोग जो भी है हिंदू धर्म में, वो माला जाप करते हैं, ठीक है। राधा कृष्ण के नाम की माला जाप करते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। तो वहाँ से आपको रिलेट करना है गल्पमाला। माला किसके नाम की? तो राधा और कृष्ण के नाम की, ठीक है। सेकंड है रामलीला। तो राधा और कृष्ण की लीलाएं बहुत ज़्यादा फेमस है हिंदू धर्म में, ये भी आप सबको पता होगा। तो लीला को बहुत ही आसानी से आप लोग कृष्ण जी से रिलेट कर सकते हैं। लीलाधारी भी उनका एक और नाम था, ठीक है। थर्ड है सजला। सजला से एक साउंड आ रहा है सजने का, ठीक है, तैयार होने का। तो राधा की मूर्ति आप जब भी देखोगे, राधा और कृष्ण की जो साथ में मूर्ति होती है वो बहुत ज़्यादा डेकोरेट की हुई रहती है, बहुत ज़्यादा सजी हुई रहती है। अच्छे से उसको कपड़ा पहना के, पूरी तरह से ज्वेलरी वगैरह पहना के सजाया जाता है मूर्ति को, ठीक है। तो सजला से भी आप लोग राधा और कृष्ण को आसानी से रिलेट कर सकते हैं। लास्ट है गल्पिका। तो गल्प और गल्पिका एक ही तरह साउंड कर रहे हैं, तो इन दोनों को भी आप राधा कृष्ण से रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले 4 पुस्तकों को हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मूलश्री और हिंदी के कहानीकार, ठीक है। और इसको लिखा है गोपाल दास मुंजाल ने। तो यहाँ आपको जाल वर्ड पे कंसंट्रेट करना है। ये जाल बुनने में, जाल फैलाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। किस तरह का जाल? तो ये मोल भाव करते हैं। ये कुछ भी अगर ख़रीदारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोल भाव करते हैं, ठीक है, बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। और एक बार इन्होंने एक कार बहुत ही कम दाम में ख़रीद ली बार्गेनिंग करके, ठीक है। ऐसा जाल बिछाया इन्होंने, इतनी बार्गेनिंग की कि इन्होंने एक कार बहुत ही सस्ते दाम पे खरीद ली, ठीक है। क्या मैंने बोला? ये मोल भाव बहुत करते हैं, और मोल भाव करके जाल बिछा करके कार खरीद ली इन्होंने, ठीक है। तो इस स्टोरी से आपको बहुत ही आसानी से गोपाल दास मुंजाल की 2 पुस्तक मूलश्री और हिंदी के कहानीकार याद हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड है आपका झारखंड। और झारखंड पुस्तक लिखा है द्वारिका प्रसाद ने। इसको कैसे याद रखना है कि झारखंड का द्वार सबके लिए खुला हुआ है। हेमंत सोरेन ने झारखंड का द्वार सभी के लिए खोल दिया। यहाँ पे किसी भी राज्य के स्टूडेंट आकर के किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन झारखंड का द्वार, यहाँ से द्वार निकाल लीजिए आप, सभी के लिए खुला हुआ है। तो बहुत ही आसानी से आपको याद रह जाएगा। झारखंड को लिखने वाले कौन है? द्वारिका प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चलो बादलों में छिप जाएं, आसमान तारा और दुम्बी हो। इन तीनों पुस्तकों को लिखा है योगेंद्र नाथ सिन्हा ने। कैसे याद रखना है? तो योगेंद्र का अगर आप संधि विच्छेद करिएगा तो यहाँ पे आपको इंद्र मिलेंगे, ठीक है। योग प्लस इंद्र। और इंद्र किसके देवता है? बारिश के देवता है। इंद्र बारिश के देवता है, आप सबको पता होगा, ठीक है। और बारिश कहाँ पे होता है? बारिश बादलों में रहता है, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ पे रहते हैं? बादल के फॉर्म में ही रहता है, आसमान में। और बादल कहाँ पे रहते हैं? आसमान में, ठीक है। तो आपको ऐसे रिलेट करना है। क्या मैंने बोला कि योगेंद्र का आप जब संधि विच्छेद करिएगा तो आपको यहाँ से इंद्र मिल जाएगा। इंद्र देवता है बारिश के, बारिश होता है बादलों में, बादल रहता है आसमान में, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा बारिश होगा अगर, तो आप क्या हो जाइएगा, डूब जाइएगा। दुम्बी से डूब का साउंड आपको निकालना होगा, थोड़ा रिलेट करना होगा, डिफ़िकल्ट है बट आसानी से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये तीनों पुस्तकें याद हो जाएंगी। अब मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है आसमान तारा, ठीक है, तो आप, और ऑप्शन में योगेंद्र नाथ सिन्हा तो रहेगा ही। जब आप ऑप्शन पढ़िएगा तो बिल्कुल आपके माइंड में योगेंद्र पढ़ते ही इंद्र आएगा, और इंद्र जैसे ही आपके माइंड में क्लिक किया तो आपको बिल्कुल, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा तो आप रिलेट कर सकेंगे कि इंद्र के बारे में मैंने बताया था कि ये बारिश के देवता हैं, बारिश बादलों में रहता है, बादल आसमान में रहता है। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक को यूज़ करके आसानी से राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। दुम्बी से क्या, कि डूबने का साउंड आ रहा है, दुम्बी या डूबना, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो डूब गए। तो इन तीनों को आप लोग रिलेट आसानी से कर सकते हैं। और लिखा किसने इन तीनों पुस्तकों को, योगेंद्र नाथ सिन्हा ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एल्बर्ट अली और कृष्ण, ठीक है। आदि अनादि इत्यादि और कल की पुराण, इन तीनों पुस्तकों को लिखा है शिवनंदन प्रसाद ने। अब यहाँ पहले वाले पुस्तक को देखिए, एल्बर्ट क्रिश्चियन धर्म से है, कृष्ण हिंदू धर्म और अली मुस्लिम, और इनको लिखने वाले कौन है, शिवनंदन प्रसाद। तो यहाँ से आप अगर ध्यान से देखिएगा इस नाम को, तो इस नाम में भी आपको तीनों रिलीजन के नाम छुपे हुए मिलेंगे। एक तो शिव है हिंदू धर्म के लिए, क्रिश्चियन के लिए आपको नन मिल जाएगा, इसको हटा दीजिए आप द को, तो ये देखिए नन यहाँ से निकल गया, और मुस्लिम के लिए साद, मोहम्मद साद, इस तरह के नाम मुस्लिम्स के होते हैं। तो शिवनंदन प्रसाद में आपको हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम तीनों के नाम मिल गए, और इनकी रचना भी इसी तरह की है, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन, एल्बर्ट कृष्ण और अली, ठीक है। तो रिलेट आप लोग कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है एल्बर्ट कृष्ण अली, तो आप लोग आसानी से इसको रिलेट कर लीजिएगा कि शिवनंदन, और बाकी भी आप नाम चेक करिएगा तो किसी भी नाम में तीनों रिलीजन का नाम आपको नहीं मिलेगा, और शिवनंदन प्रसाद में लकीली तीनों नाम है, शिव, नन क्रिश्चियन से रिलेटेड है, और साध, ठीक है। एल्बर्ट कृष्ण अली किसने लिखा है, शिवनंदन प्रसाद ने। अब ये क्या प्रयास में है शिवनंदन प्रसाद की, इन तीनों में यूनिटी हो जाए, हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियनिटी एक हो जाए, यूनाइट हो जाए। लेकिन ये आदि अनादि काल तक संभव नहीं है। हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन, मैं समझाने के पर्पज़ से बोल रहा हूँ, आप इसको अन्यथा ना लें। एल्बर्ट अली कृष्ण जैसे किताबों को इन्होंने लिखा, कोशिश की कि तीनों एक हो जाए, बट ये आदि अनादि काल से लड़ते आ रहे हैं और संभव नहीं है कि यूनाइट हो जाए। और अभी तो कलयुग है, कलयुग में ही कल्कि का अवतार होगा, तो कल्कि से आप लोग कलयुग रिलेट कर सकते हैं। अभी तो कलयुग है, कलयुग में इनका मिलना तो असंभव है, ठीक है। कलयुग में और भी बुरी चीज़ें होंगी, तो आप लोग वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। एल्बर्ट कृष्ण अली आदि अनादि काल से लड़ते आ रहे हैं, और कलयुग में तो इनका मिलना, यूनाइट होना और भी मुश्किल है, ठीक है। लिखा किसने है, शिवनंदन प्रसाद ने। वीडियो को रिवाइंड करिएगा, फिर से सुनिएगा ध्यान से। यहाँ से आपको तीन नाम अलग करने हैं, और तीन नाम हम क्यों अलग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो रचना लिखी है उसमें तीनों धर्म के लोग सम्मिलित हैं, तो बस उसको वहाँ से रिलेट करना है। नेक्स्ट है आपका चेहरे के नीचे का चेहरा। अब बहुत कोई होता है कि सामने कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है, ठीक है। तो आप उनके छुपे हुए जो चेहरे हैं उसको बहुत कोई पहचान नहीं पाता, और बहुत कोई बहुत आसानी से पहचान लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेहरे के नीचे का, चेहरे का पहचानने का जो विद्या है वो भूषण के पास है, ठीक है। ये छुपे हुए चेहरे बहुत आसानी से पहचान लेता है, मतलब अगर आप उसके सामने कुछ और बोल रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और बोल रहे हैं, तो भूषण के पास ये विद्या है, ये स्पेशल विद्या है कि वो चेहरे के नीचे के चेहरे को पहचान लेता है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप लोग को ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कथा यात्रा। क्योंकि ये झारखंड जेपीएससी के लिए हम लोग यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेपीएससी झारखंड से रिलेटेड है, तो झारखंड में एक यात्रा बहुत फेमस है, बोलबम की यात्रा, हर कोई को पता होगा, और आप में से बहुत लोग गए भी होंगे। तो यात्रा के लिए क्या, जैसे कि हम लोग जनरली प्लानिंग करते हैं कि अगले साल बोलबम चलेंगे, या इस साल बोलबम जाना है, तो यात्रा के लिए हम लोग वचन लेते हैं, कि पूरी यात्रा कंप्लीट करेंगे, ठीक है, पैदल ही, क्या है, तो यात्रा के लिए वचन लेते हैं। क्या वचन लेते हैं, कि देवघर जाना है, देव से देवघर आप लोग रिलेट कर सकते हैं,
कि देवघर जाना है और जल चढ़ाना है। तो इस तरह से आप लोग यात्रा और वचन देव रिलेट कर लीजिएगा बहुत ही आसानी से। और जो बोल बम गए हैं उसके लिए तो और भी आसान होगा इसको याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पंचदश तंत्र और कांच के तूफान। तो यहाँ पंचदश तंत्र में आपका तंत्र आ रहा है। और तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब हो गया सिस्टम। सिस्टम मतलब जो सिस्टम हमारे देश में काम कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो, ऑफिसरशाही हो, ये हर चीज़ एक तंत्र के माध्यम से काम करता है। कोई सिंगल एक आदमी सारे काम को नहीं करता है, पूरा सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को क्या कहानी बनाना है कि तंत्र जो है अभी प्रेजेंट इंडिया में, उसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है। ठीक है, कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आजकल जो तंत्र है, जो सिस्टम काम कर रहा है, उसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन सामने वाला बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी चंद लोग हैं, अभी भी चंद लोग हैं जो ईमानदार हैं। ठीक है, तो सामने वाला बोल रहा है अगर ईमानदार होते और ईमानदारी से काम करते तो तूफान आ जाता। क्यों तूफान आता? क्योंकि इतने सारे करप्शन है, सबकी अगर फाइल खुलने लगी तो पॉलिटिकल गलियारे में तूफान आना स्वाभाविक है। इसीलिए ये दो लोगों के बीच में बात हो रही है। सामने वाला बोल रहा है तंत्र, आपको तंत्र कैच करना है। पंचदश तंत्र जैसे आप देखें तो आप ये सोचिए माइंड में कि तंत्र क्या होता है? सिस्टम। और सिस्टम में काम करने वालों को अब बिल्कुल भी शर्म नहीं है। फिर सामने वाला बोल रहा है कि चंद लोग, चंद्र से चंद लोग अभी भी हैं जिनमें शर्म बची है, और वो अगर अच्छे से काम करेंगे तो सिस्टम में तूफान आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे स्टोरी को आप याद रखिएगा और इन दो पुस्तक के राइटर को आप लोग आसानी से फिर रिलेट कर लीजिएगा। एक दो बार वीडियो को देखिए, आप नोट कर लीजिए, और एक ही बार देख लीजिएगा, आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो एग्ज़ामिनेशन से पहले एक बार जितने भी साहित्य हैं उन सब वीडियोस को 1.5 की स्पीड में आप रिवीजन के लिए एक बार और देख लें। बस ज़्यादा देखने का ज़रूरत है नहीं, सारे के सारे आपको ट्रिक्स बहुत ही आसानी से याद रहेंगे, और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर आपको इसका फ़ायदा महसूस होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, झारखंड से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स मैंने वहाँ पे बताए हैं, आप जाके देखिए। और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस होंगे उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं। वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर हो सके तो शेयर करिए। वीडियो शेयर करना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि लोगों तक ये पहुँचे। इतना आप तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे भी कुछ उम्मीद रखता हूँ। नेक्स्ट देख रहा हूँ धर्मयुग कहानी और नई कहानियाँ, और लिखा है इसको काशीनाथ पांडे ने। ठीक है, धर्मयुग कहानी नई कहानियाँ किसने लिखा है? काशीनाथ पांडे ने। ये तो बहुत ईजी है। धर्म करने के लिए धार्मिक शहर कौन सा है? धर्म करने के लिए अक्सर लोग वहाँ जाते हैं, तो वो काशी है। ठीक है, ये इजी है, इसको आराम से। काशी, काशी हम लोग जाते हैं धर्म करने के लिए, धार्मिक शहर है, आराम से याद रख सकते हैं। और काशी के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात कि काशी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है। ठीक है, पूरे विश्व की कुछ पुराने शहरों की अगर गणना करें पूरे विश्व में, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, तो काशी और मथुरा जैसे शहर उसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, और अगर शहर बहुत ज़्यादा पुराना है तो जाहिर सी बात है उस शहर की बहुत सारी कहानियाँ होंगी। ठीक है, अगर कोई शहर सदियों से सरवाइव कर रहा है, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिटी है, तो उस शहर की बहुत सारी कहानियाँ होंगी। ठीक है, तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। एक तो धर्मयुग, धर्म करने के लिए कहाँ काशी जाना है, और कहानी और नई कहानियाँ किसकी है? तो काशी की है, क्योंकि शहर बहुत ही पुराना है। ठीक है, और कहानियों से भरा पड़ा है, तो इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं, आसान है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक छूट गया, ऊसर की दूब। यहाँ तो डिलीट हो गया, आप इसको यहाँ लिख लें। ये लिखा हुआ है ऊसर की दूब। ठीक है, ये ऊसर है, ऊसर की दूब है, आप लिख लीजिएगा इसको। दूब से आपको क्या करना है? दूर पढ़ना है। ठीक है, दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। क्या दूर है? तो वर्मा, वर्मा एक देश का नाम है, अभी उसको म्यांमार बोलते हैं। ठीक है, अभी उसको म्यांमार बोलते हैं, तो आप लोग ये रिलेट कर सकते हैं इसको कि दूर है, तो क्या दूर है? वर्मा। अभी हम लोग के लिए
झारखंड में ही रांची से जमशेदपुर जाना हो, जमशेदपुर से कहीं और जाना हो, तो लगता है कि कितना दूर है, कौन इतनी दूर जाएगा। तो यहाँ तो आपको वर्मा जाने के लिए बोला जा रहा है कि म्यांमार जाना है, तो ये आपको फीलिंग आएगा कि बहुत दूर है। ठीक है, तो इससे आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। अगर ये डिफ़िकल्ट लगे तो मैंने इसको इस तरीके से याद किया है, यहाँ सर साउंड आ रहा है, ठीक है, सर। और फिजिक्स के एक बहुत ही फेमस टीचर थे, H.C. वर्मा सर, ठीक है। कौन थे? H.C. वर्मा। तो जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड है वो इसको याद रख सकते हैं, H.C. वर्मा सर बहुत ही फेमस थे, उनकी किताब भी आती है फिजिक्स पे, तो उससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। और अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो दूर याद रखिए, दूर। दूर क्या है? वर्मा दूर है, ठीक है। वर्मा एक कंट्री का भी नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अंतिम पुस्तक है, ये अंतिम कहानी की पुस्तक है, गेंद और गोल। बाकी मैंने यहाँ जो नीले कलर से लिखा है ये सब उपन्यास है, ठीक है। अंतिम पुस्तक है गेंद और गोल। अगेन इसको लिखा है राधा कृष्ण ने। राधा कृष्ण 4 पुस्तक ऊपर लिखी थी, और राधा कृष्ण को ही हिंदी साहित्य का पहला माना जाता है कि जिन्होंने किताबें लिखी थी हिंदी साहित्य में, ठीक है। गेंद और गोल से आप लोग याद रखिए कि कृष्ण जी ने शेषनाग की हत्या करने के लिए, वो प्रकरण आपने देखा होगा कृष्णा में, कि फुटबॉल खेल रहे थे और वो बॉल यमुना में चली जाती है, और उस बॉल को लाने के बहाने उन्होंने शेषनाग का वध किया था, ठीक है। तो गेंद और गोल वाला प्रकरण कृष्ण लीला में बहुत ही फेमस है, इससे आप लोग रिलेट कर लीजिएगा राधा कृष्ण को गेंद और गोल से, ठीक है। अभी 4 उपन्यास को मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद वाले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहला उपन्यास, पहले मैंने राजपूती शान लिखा है, तो जाहिर सी बात है ये पहला उपन्यास था हिंदी साहित्य का झारखंड में, ठीक है। और राधा कृष्ण की जो गल्पमाला, ये सारी बुक पुस्तक थी, वो पहली थी, पहली हिंदी कहानी। गल्पमाला जो था, मैं वहाँ बताना भूल गया, वो सिंह साहिब के नाम से गल्पमाला जो है एक पत्रिका थी, ठीक है। उसमें एक शीर्षक था सिंह साहब के नाम से, उन्होंने कहानी अपना पोस्ट किया था, तो सिंह साहब नाम भी याद रखिएगा। उसको भी याद रखने का ट्रिक यही है कि आप माला जपे राधा कृष्ण के नाम की, और माला जपते जपते आप क्या होगा, आप साहब बन गए, ठीक है।